ऑनलाइन क्लासेस के इस सेकंड सेशन में आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था अलैंगिक जनन। अब हम इसमें देखेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखना होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोगेमी की। ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं। मतलब इसका अर्थ है कि इसे स्वपरागण भी कहते हैं, जिसमें कोई पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा निषेचित होता है। पुष्प में एक भाग पाया जाता है नर जनांग, जिसे पराग कण कहते हैं, जिसके द्वारा ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। आगे इसको आपको समझाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंथोलॉजी की। एंथोलॉजी का अर्थ है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम बताइए, उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। अब बात करते हैं एलोगेमी। एलोगेमी इसे परपरागण या जीनोगेमी भी कहते हैं। डिक्लाइनी, किसी पौधे में नर या मादा पुष्पों का पाया जाना, वो कहलाता है डिक्लाइनी। पार्थिनोकार्पी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टर्म्स है। पार्थिनोकार्पी जिसे अनिषेक फलन भी कहते हैं। निषेचन के बिना फलों का विकास, फलों का जो डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का जो विकास होता है, वो किसके बिना होता है? निषेचन के बिना होता है। ऐसे फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं। जब चूंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, निषेचन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है बीज रहित फल बनते हैं। उसके बाद में है 6 नंबर पे पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेचित अंड युग्मक, अनिषेचित अंड मतलब ऐसा अंडाणु जिसमें निषेचन नहीं हुआ है। तो अनिषेचित अंड से नए जीव का विकास होना, मतलब बिना निषेचन के ही अंडाणु से नए जीव का बनना, वो कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन जिसे कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन भी पूछा जाता है, अनिषेक जनन भी पूछा जाता है। दोनों टर्म्स को आप याद रखें। सिनगेमी, सिनगेमी नर एवं मादा युग्मकों का संयुजन। संयुजन का मतलब होता है फ्यूजन होना, मिलना, नर और मादा युग्मकों का मिलना, उसे कहा जाता है सिनगेमी। विविपेरी, विविपेरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको देखिए आप। जो है राइजोफोरा का एक पौधा होता है, राइजोफोरा की जड़ें होती है, उन राइजोफोरा की जड़ों में जो है इस तरह का अंकुरण देखा गया है। विविपेरी का जो है उसमें सिचुएशन देखा गया। अब देखिए क्या होता है, ये फलों के अंदर बीजों का अंकुरण होना। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो बीज पाए जाते हैं, जब वो अंदर ही अंकुरित हो जाए, जबकि फल जनक पौधे से लगा हुआ, सपोज करिए कि एक पौधा है, वो लगा हुआ एक पौधा है, उस पे फल लगा हुआ है, और वहां पे उस फल के अंदर जो बीज है वो अंदर ही अंकुरित हो गए, फल के अंदर ही, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं विविपेरी, और ये उदाहरण होता है राइजोफोरा में मिलता है। फिर है सबसे बड़ा पुष्प, रेफ्लिशिया का पुष्प जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2 पे है फिर अगला सबसे छोटा पुष्प, वॉल्फिया, वॉल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, मक्का। अब आपको जब पुष्प का स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, आपने वैसे 10th में 11th में पुष्प के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको अभी चूंकि निषेचन पढ़ना है इसमें, तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखना होगा। अब ये कह रहे हैं सबसे लंबी वर्तिका, जो आपने देखा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है जिससे मादा जन्नांग बनता है, तो आपने भुट्टे के ऊपर ऐसे लंबे बाल निकले हुए देखे होंगे, वही इसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। ये पाए जाते हैं मक्का में। सबसे लंबी, सबसे बड़े परागकण, परागकण का अर्थ होता है जो कि इसके नर जन्नांग हैं और इनसे नर युग्मक का निर्माण होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उस गुलाब के फूल में बीच में खसखस के दानों के समान संरचनाएं दिखाई देती है हमें, जब हाथ लगाते हैं तो पूरी खिर जाती है, वो होती है परागकण, जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन। अब ये सबसे बड़े किसमें होते हैं? मिराबिलिस जलापा में सबसे बड़े होते हैं, 250 माइक्रोमिलीमीटर व्यास वाले होते हैं ये। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवाश्चिन ने। द्विनिषेचन जो होता है, दोहरा निषेचन, इसकी पूरी मैकेनिज्म आगे की आपको जो क्लास है उसमें समझाई जाएगी। नवाश्चिन द्वारा ये खोज की गई। अनिषेचित अंड से बीज या पौधे बनने की क्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन। इसको हम ऊपर भी अभी देख चुके हैं। सेब, जो हम एप्पल खाते हैं, ए फॉर एप्पल, कूट फल का उदाहरण है।
दो प्रकार के फल होते हैं, दोनों आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ कुट फल दिया है तो वही पूछा जाए। एक होता है सत्य फल और एक होता है कुट फल। जिस फल का विकास अंडाशय से होता है उसे कहते हैं सत्य फल। लेकिन कुट फल में अंडाशय के साथ साथ कैलिक्स, कोरोला या फिर पुष्पासन ये भी इसमें फल के निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कुट फल। मतलब यदि अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है तो वो सत्य फल हुआ, उसे कहते हैं वो सत्य फल। लेकिन कूट फल जब होता है तो वो कूट फल में अंडाशय के अलावा पौधे पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, पुष्पासन है, ये भी भाग लेते हैं, इसलिए वो कहलाता है कूट फल। ऊतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं, ऐसा ऊतक जिसके ऊपर बीजांड लगा होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उसे कहते हैं जरायु, प्लेसेंटा। नारियल के बीज में दो प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। बाहरी भ्रूणपोष कोशिकीय तथा भीतरी भ्रूणपोष जलीय होता है। जो अंदर का होता है वो जलीय होता है, जिसे हम कहते हैं द्रव सिंसिशियम। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी, या इसे कहते हैं कार्पोलॉजी। पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। ये भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, या आगे आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। अब बात आती है चैप्टर का जो हमारा कंटेंट है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन से लाभ व हानियां बताइए। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन है जिसमें जनन के दौरान दो युग्मक आपस में मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, जिसे कहते हैं जाइगोट, या जिसे कहते हैं युग्मनज। मतलब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक बराबर होता है युग्मनज, या जिसे कहते हैं जाइगोट। आपको ये ध्यान रखना है कि नर युग्मक जो होता है वो होता है अगुणित, मादा युग्मक जो होता है वो भी होता है अगुणित, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिल जाते हैं तो वो द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। मतलब n प्लस n बराबर 2n। तो n यहाँ पे हुआ नर युग्मक, n यहाँ पे हुआ मादा युग्मक, और 2n बराबर यहाँ पे हुआ युग्मनज, जाइगोट। ये लैंगिक जनन की प्रोसेस है, और इसमें ये जो जाइगोट बना है ये विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। विकसित पौधे आवृत बीजी सहित जिनमें युग्मक दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इसके ये बता रहे हैं कि इससे हमें क्या लाभ है और क्या हानियां है। लाभ तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो जैव विविधता है, उसका पूरा की पूरी पूरी जो है वो डिपेंडेंसी किस पे है? लैंगिक जनन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यदि लैंगिक जनन नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे जीव जगत में जितनी भी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो सब समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जनकों में बनने वाले युग्मकों का संलयन होता है। नर जन विभिन्न जनकों में, विभिन्न जनक मतलब एक नर और एक मादा, इनमें बनने वाले युग्मकों का संलयन होता है आपस में। इसके फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, बिल्कुल वेरिएशंस आती है, क्योंकि जैसी मदर होगी या जैसे फादर होंगे, सेम डिक्टो जो है वैसी उनकी संतान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें 50% जो है मदर के और 50% जो है वो फादर के, दोनों के उसमें जो है गुणसूत्रों का जो है संयोग होता है, और उसके कारण उनमें दोनों के गुणों की आगे हमें संभावना दिखाई देती है, जो जीवों के अनुकूलन तथा विकास में भी सहायता करती है। लैंगिक जनन से बनी संततियों में नए गुणों के बनने की संभावना रहती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी नई संततियां बनती है उनमें नए गुणों के बनने की संभावना रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उसमें जो संतानें बनेगी उसमें नए गुण आएंगे, क्योंकि वो सम्मिश्रण है, पेरेंट्स का, नर और मादा का सम्मिश्रण है, माता और पिता का सम्मिश्रण है, इसलिए उनमें नए गुण अवश्य बनेंगे। इस प्रजनन से बनी संतानों में तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है। लैंगिक जनन से जो भी संतानें बनती है उनमें एडेप्टेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। लैंगिक जनन से कुछ हानियां भी है। इस प्रजनन में कुछ जीवों को छोड़कर शेष में दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि इनमें दो जनकों की आवश्यकता होती ही होती है, नर की और मादा की। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक अकेले में ही जनन जो है ये लैंगिक प्रजनन हो जाता है। इस प्रजनन से बनी संतानों में विभिन्नता अधिक होती है, जिससे मूल गुणों के ह्रास की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्नताएं बहुत अधिक होती है, वेरिएशंस आते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जो मूल उसके जो गुण थे
वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्वपरागण की। स्वपरागण किसे कहते हैं? इसकी लाभ, इसके हानियां। फिर उसके बाद में पर परागण किसे कहते हैं? इसके लाभ हानियां। फिर हम बात करेंगे स्वपरागण पर परागण में अंतर। लेकिन मैं आपको इससे पहले, आप परागण समझें इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूंगी, और वो हमारा टॉपिक है पुष्प। क्योंकि जब तक आप पुष्प नहीं समझेंगे तब तक आप जो है स्वपरागण पर परागण को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम पुष्प की संरचना को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी एक क्वेश्चन आता है, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना को समझाइए, या फिर किसी एक पुष्प की लंबवत काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं कि एक पुष्प जो होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसको मैं आपको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरह से इसका पूरा जो है डिसेक्शन किया जाता है। लेकिन पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पुष्प में कितने भाग होते हैं। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है यहाँ पर पुष्पासन। नंबर 2 पे यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और फिर इसका जो है आखिरी पार्ट है वो है गाइनोशियम, मादा जननांग। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। इस प्रारूपी पुष्प की संरचना में आप देखिए कि ये यहाँ पे पुष्प की जो डंडी होती है, जहां से हम पुष्प को पकड़ते हैं, वो कहलाता है पुष्प वृंत। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेडिसल। दूसरा इसका पार्ट होता है, इसमें जो ग्रीन कलर की हरी पंखुड़ियां होती है, इसकी जो पत्तियां होती है, उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज, या उसे कहेंगे कैलिक्स। इसके एक पार्ट को कहा जाता है सेपल। अगला पार्ट इसका होता है दलपुंज, जो कि रंगीन होता है, वो कहलाता है कोरोला। इसका एक भाग कहलाता है पेटल। और इसका जो अंतिम भाग, जो इसका मादा जन्नांग होता है और नर जन्नांग होता है, वो दोनों जन्नांगों में से एक जन्नांग है इसका नर जन्नांग, जिसे हम कहते हैं पुमंग। इसमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो टर्मिनल शब्द है वो है एंड्रोशियम, और इसका एक भाग कहलाता है स्टेमिन। और लास्ट हमारा मादा जन्नांग जो कहलाता है जायांग, जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम, और इसका एक पार्ट कहलाता है पिस्टिल या कार्पल। अब चूंकि ये पूरा मैंने आपको इस तरीके से इसमें समझाया है, आपको हमेशा जब भी पुष्प के पार्ट्स याद रखना हो तो आप इसके नाम याद रखेंगे। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोशियम, नंबर 4 गाइनोशियम। और ये ध्यान रखें कि ये सब ऑर्गन्स जो है, इन सब का अलग अलग फंक्शंस होता है। अब इसको हम समझने के लिए यहाँ पे एक फ्लावर जो है उसको देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, ये एक फूल है, ये गुड़हल का फूल है। अभी जब मैं आपकी क्लास ले रही थी तो मुझे फ्लावर दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इससे एक्सप्लेन किया जाए। तो इसमें आप देखिए कि गुड़हल के फूल में आपको यहाँ पे ये जो है बाहर एक नलिका नुमा संरचना निकली हुई बाहर दिखाई दे रही है। अब ये क्या पार्ट है आप देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये कहला रहा है कैलिक्स। ये कैलिक्स है, लेकिन ये पूरा मिलके कैलिक्स कहलाता है। इसके यदि हम एक भाग को समझें तो पकड़ेंगे तो ये कहलाएगा सेपल। ये भी सेपल, ये भी सेपल, और सेपल का पूरा समूह मिलके कहलाता है कैलिक्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पुष्प में कैलिक्स कहाँ होता है। ये देखिए, ये कैलिक्स है। ये पुष्पों को क्या करता है? कैलिक्स का काम क्या है? इसका काम है कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। आपने देखा होगा कि गुलाब जब कली अवस्था में होता है तो आसपास से उसको यही कैलिक्स पूरी तरह बांध के रखता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के लिए, या कि इसको कोई कीट जो है, किसी प्रकार के भी इंसेक्ट जो है वो इसको हानि न पहुंचाए। अब इसमें आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसके अलावा इसमें एक पार्ट आपको और दिखाई दे रहा है। ये गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका नाम है। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 ऐसे 5 से 7 बाहर संरचनाएं होती है, इन्हें कहते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, ये भी एक प्रकार की जो है सुरक्षा के लिए ही संरचना होती है। ये पुष्प का वृंत है जिसको कहते हैं पेडिसल, पुष्प वृंत। आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे, ये है यहाँ पर इसका कैलिक्स वाला भाग, ये एक भाग सेपल, ये सेपल पूरा मिलके कहलाता है कैलिक्स, जिसको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। और तीसरा वाला भाग होता है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम को हम देखें तो यहाँ पे आपको ये ऐसे गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये गुच्छे दिखाई दिए। अब इन गुच्छे में आप देखिएगा कि इसको हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको,
ये यहाँ पर पराग कण है। ये छोटे छोटे आपको जो कण दिख रहे हैं ये पराग कण है, और इन्हीं पराग कणों के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। ये तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंड्रोशियम है, और इस एंड्रोशियम को कहते हैं स्टेमिन। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है गाइनोशियम, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। अब गाइनोशियम इसमें कहाँ नजर आ रहा है आपको, तो ये गाइनोशियम का ऊपर वाला पार्ट है। गाइनोशियम 3 भागों में बटा होता है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर इसमें जो है यहाँ पे होता है स्टिग्मा, बीच में ये लंबी एक नली होती है जिसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे जाके इसमें यहाँ पर होती है ओवरी। अब चूंकि हमारा फूल अभी जो है पूरी तरह से पैक है, इसलिए हमें अंदर की संरचना दिखाई नहीं दे रही है। मैंने इसको डिसेक्शन करके बाहर निकाला है। आप देखिए यहाँ पे ऊपर ये वाली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम, और इस गाइनोशियम के 3 पार्ट हैं, इस पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर होती है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र, फिर ये नली होती है स्टाइल जिसे हम कहते हैं स्टाइल वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र वर्तिका, और अंडाशय ओवरी, है ना। तो इसमें आप जो देखेंगे इसमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे ओवरी पाई जाती है, और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये ओवरी, ये मैंने इसको जो है सेपरेट करके यहाँ दिखाया, ये ओवरी है। ये इसके जो है मादा जननांग जो है उसका कार्य करती है। तो ये यहाँ पे स्टिग्मा, ये पूरी नली यहाँ पे स्टाइल, और ये ओवरी, और इसमें आपको ये स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें ये भी ध्यान रखें कि जितने इसमें ये यहाँ पे स्टिग्मा दिखाई देते हैं उतनी अंडपी ओवरी होती है। यदि ये 5 है तो ओवरी में भी 5 अंडप होंगे, यदि ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 होंगे। ये सेक्शंस कटिंग के बाद पता चलता है। और चूंकि ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास 10th क्लास सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए वो भी इसको समझने का प्रयास करें। तो ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक डायग्राम और मैंने यहाँ पर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसको हमने कटिंग जो है लंबवत काट में इसमें दिखाया हुआ है कि इसका स्टेम है, ये ओवरी है, ये कैलिक्स है, ये जो है पेटल है, ये इसके एंथर है। एंथर जो होते हैं ये फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं, और ये मिलकर कहलाते हैं स्टेमिन। और ये यहाँ पे स्टिग्मा, और ये नलीनुमा संरचना होती है स्टाइल। तो इस तरीके से यदि हमको फ्लावर के बारे में पूरी जानकारी पहले हो जाए तो उसके बाद हम सारी संरचना पढ़ेंगे, जैसे परागण है ना, फिर हम देखेंगे स्वपरागण, पर परागण, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले पुष्प के बारे में देखें कि पुष्प क्या है। तो ये पुष्पवृंत तथा पुष्पासन। पुष्प एक डंठल नुमा रचना द्वारा तने से जुड़ा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। यह आगे चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है, जिस पर पुष्प के विभिन्न अंग चक्रीय क्रम में विन्यस्त होते हैं। ये यहाँ पे चक्रीय क्रम में लगे हुए हैं, ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये कैलिक्स, ये कोरोला, और ये एंड्रोशियम इस तरह लगे रहेंगे। बाह्यदल पुंज, यह पुष्प का सबसे भारी छोटा हरा चक्र होता है जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। यह कई इकाइयों का बना होता है जिसे हम बाह्यदल भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है दलपुंज की, कोरोला की। यह पुष्प के बाहर से दूसरा चक्र है जिसकी प्रत्येक इकाई को दल कहते हैं। मैंने अभी आपको उसमें बता दिया है कि दल किसे कहते हैं, कोरोला किसे कहते हैं। आप ये ध्यान रखें कि कोरोला का अर्थ होता है पंखुड़ियां, किसी भी पुष्प की पंखुड़ियां मतलब कोरोला। इसलिए कोरोला का कार्य होता है कि रंगीन होकर कीटों को आकर्षित करना। हमने एक सॉन्ग सुना होगा, आपके समय का नहीं है, हमारे समय का है, कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल। क्यों भंवरे फूल क्यों खिलाते, क्योंकि भंवरे पर परागण की क्रिया करते हैं। वो रंगीन होने के कारण कि जो है पुष्प की तरफ, पुष्प जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना रंगीन होगा, उसकी तरफ वो अट्रैक्टिव होते हैं और आकर्षित होकर वहां आते हैं। तो वहां से परागकणों को ले जाते हैं या वहां पे परागकणों को छोड़ते हैं। तो ये पुष्प के बाहर से दूसरा चक्र है जिसकी प्रत्येक इकाई को हम कहते हैं पेटल, और ये रंगीन होकर कीटों को आकर्षित करता है। और कैलिक्स का एक भाग कहलाता है सेपल, कोरोला का एक भाग कहलाता है पेटल। अब कैलिक्स का काम बता ही दिया मैंने कि गुलाब जो होता है उसकी कली जो होती है वो आसपास से हरी हरी पत्तियों से बंद रहती है। वो हरी पत्तियां क्या है, एक्चुअली में वो कैलिक्स ही है, जिसके एक भाग को हम कहते हैं सेपल, और कोरोला जिसके एक भाग को कहते हैं पेटल। और अब तीसरा पार्ट आता है एंड्रोशियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र है जो कि नर जन्नांग कहलाता है ना। ये
इसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। इसमें भी 3 भाग होते हैं, पूतंतु, परागकोश और योजी। ये पूतंतु होता है यहाँ पर, है ना, यहीं पे ये फिलामेंट पूरा ये वाला लंबा, और ये परागकोश है, और इसके अंदर जो है परागकण भरे रहते हैं, और ये इसको जोड़ने वाली योजी होती है। तो ये इस तरीके से आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में पूरा बता दिया मैंने। ये एंथर मतलब परागकोश, है ना, ये फिलामेंट पूतंतु, इस तरीके से हमको इसको समझना है। अब इसमें ये है नेक्स्ट आखिरी वाला पॉइंट जो है हमारा, वो है जायांग। यह पुष्प का भीतरी एवं अंतिम चक्र है। इसे मादा जनन अंग भी कहते हैं। ये अंतिम होता है और सबसे अंदर रहता है। इसकी एक इकाई स्त्री केसर मतलब पिस्टिल या इसको अंडप भी कहते हैं। एक पिस्टिल के या अंडप के 3 भाग होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इनको हिंदी में कहा जाता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र, वर्तिका, और स्टाइल जो स्टाइल सॉरी वर्तिका, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, और ओवरी मतलब अंडाशय। अब जो है आप हिंदी में याद कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप बायो पढ़ रहे हैं, बायो के लेक्चर्स का जो है यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा आप टर्मिनोलॉजी जो है उनको इंग्लिश में ही याद करें। यदि आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और ये आपको लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक आपको जो है याद रहेगा। इसलिए आप इसको ध्यान रखें। अब बात आती है परागण की। तो परागण की जो क्रिया होती है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि परागण क्या है, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। तो आपने चूंकि पुष्प की संरचना देख ली, अब आपने जब पुष्प की संरचना देखी तो उसमें आपने देखा कि पुष्प में परागण की क्रिया कैसे पॉसिबल होती है। पुष्प का चित्र आपको सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसमें यहाँ पर परागण की क्रिया समझा देती हूँ। तो आप देखिए, इसमें परागण की क्रिया को समझने के लिए आपको देखना है, इसमें यहाँ देखिएगा आप कि ये पुष्प है। इस पुष्प में ये देखिए आप, इस पुष्प में आपको जो है यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पर परागकण, ये सब परागकण है, ये पूरे परागकण है। ये सारे परागकण यहाँ से निकलकर जब इस वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर, तो जब इस वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं तो यहाँ तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है परागण। और बच्चे परागकण और परागण में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि परागकण एक पदार्थ का नाम है ना, इसका एक पार्ट है, सॉरी इसका एक पार्ट है, लेकिन परागण एक प्रोसेस का नाम है, एक क्रिया का नाम है। तो परागण एक पार्ट है और परागकण परागकण जो है एक पार्ट है, और परागण जो है वो एक प्रकार की प्रोसेस होती है। तो इसमें पुष्प के जो नर ये परागकण होते हैं, इन परागकणों से, है ना, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया जो है वो कहलाती है परागण। अब इसमें आप यहाँ पे भी ये चीज देख सकते हैं कि देखिए आप, ये यहाँ से ये परागकण निकले, जब ये परिपक्व हो जाते हैं पूरी तरह, तो ये यहाँ से खिरते हैं, और खिर के कहाँ आते हैं, इसके ऊपर, यहाँ से चल के, ये इस जगह से चलकर यहाँ से निकल के और इसके ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ तक आने की जो प्रोसेस है इनकी, यहाँ से यहाँ तक की, यही प्रोसेस कहलाती है परागण। इसको हम डेफिनेशन में इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि पराग कोश से, ये पराग कोश है, से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया परागण कहलाती है। और ये परागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। परागण के 2 प्रकार हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वपरागण और पर परागण। अब आप यहाँ देखिए, आपको सेल्फ पोलिनेशन और जो है क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है स्वपरागण। इसमें देखिए एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, यहाँ पे भी फूल खिले हुए हैं 2-3, यहाँ पे भी 2-3 है। अब क्या हो रहा है कि पुष्प में उसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, मतलब एक ही पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं उसे। लेकिन यदि किसी पुष्प में नर या मादा में से एक ही जननांग होगा तो उसमें ये सेल्फ पोलिनेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन के लिए पौधे का द्विलिंगी होना अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे, तभी तो उसमें स्वपरागण होगा, वहीं का वहीं। तो ये यहाँ देखिए आप कि यहाँ से परागकण निकले, यहाँ से निकलकर यहाँ से होते हुए यहाँ पर आए, और जब ये यहाँ पर आएंगे परागकण, तो यहाँ पे आने के बाद में इससे यहाँ पे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और ये यहाँ पे अंदर पराग नलिका का निर्माण करते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और इनमें निषेचन की क्रिया होती है। तो हमको यहाँ पे देखना है स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण आपको समझ में आया होगा कि उसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि गिरते हैं तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन दूसरी जो होती है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। यदि किसी एक पुष्प के पराग कण निकलकर परागकोश से और किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उससे एक नए जो है पौधे का जन्म भी होता है, और इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। अब ये हुआ पर परागण, ये सेल्फ पॉलिनेशन यहीं का यहीं ये हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण दो पुष्पों के बीच जो कि अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग पौधे पर लगे हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं पर परागण। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, आपको भी अंतर भी पढ़ना है, इसके लाभ भी हैं, इसकी हानियां भी है। अब आप देखिए कि इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में जब यहीं की यहीं प्रोसेस हो रही है, तो आप बताइए समय कम लगेगा या ज्यादा? इसमें समय बहुत कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, क्योंकि इनको चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है यहीं से यहीं हो रहा है, तो इसमें पराग कणों की आवश्यकता भी बहुत कम होती है, कम होंगे तो भी चल जाएंगे। लेकिन पर परागण में यहाँ से पराग कण निकलकर यहाँ तक जाएंगे, तो जब ये यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक जाने के लिए कुछ क्या होता है, रास्ते में गिर जाते हैं, तो इसलिए वेस्ट भी होते हैं, तो संख्या भी हमको ज्यादा चाहिए। फिर स्वपरागण में क्या होता है कि चूंकि उसी पौधे के पराग कण जो है निकलकर इसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रकार का कोई नया जो है नए किसी भी कैरेक्टर का या लक्षण का निर्माण नहीं होता है, वैसा की वैसे ही कैरेक्टर इस फ्लावर में भी उत्पन्न होंगे। दूसरी बात, यहीं पे यदि परागण की क्रिया हो रही स्वपरागण, तो इसमें किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उसी पुष्प पे गिर जाते हैं। जैसे इसके इस पे गिर गए या फिर इसके इसी शाखा पे लगे पुष्प पे गिर गए, तो इसमें हमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगा, ज्यादा परागकणों की भी आवश्यकता नहीं लगी, कोई इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हुई, और दूसरा जो है इसमें हमें समय की भी बचत हुई। अब इसमें आप देखिए क्रॉस पोलिनेशन में क्या हुआ, संख्या भी ज्यादा चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, समय भी अधिक लगेगा। दो अलग अलग पात्र पौधे से हमने लिए हैं परागकण, तो ये जो है, तो इसमें क्या हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन में कि इसमें क्रॉस करने के कारण नई संततियों का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण, जिसमें कि हमें समय भी अधिक लग रहा है ना, और इसमें परागकणों की आवश्यकता भी, और दूसरा इसमें माध्यम भी चाहिए, जैसे हवा, है ना, फिर उसके बाद में जल, उसके बाद में आपको जो है कीट कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं अपनी पीठ पर, अपने पैरों में, पुष्प के ऊपर बैठते हैं मकरंद के लिए, मीठा रस जो है प्राप्त करने के लिए, तो वहां से पराग कणों को लेकर चले जाते हैं, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके दौरान बहुत सारी वेरिएशंस आती क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा किसी प्रकार की कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो अब ये स्वपरागण और पर परागण जब आपने पढ़ लिया, तो यदि अब आप इसमें अंतर भी देखेंगे तब बहुत इजी गोइंग लिख पाएंगे। और यदि पर परागण स्वपरागण से संबंधित कोई प्रश्न आता है, जैसे कि लाभ है, उसकी हानियां है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यदि आपको ये चीज आती है तो आप इजी गोइंग वो वाली जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी दे देंगे। तो अब हम इसमें बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो देखिए आप सबसे पहले स्वपरागण और परपरागण। स्व, जैसा कि नाम से ही आपको जो है पता है कि स्वपरागण जो होता है उसका स्व मतलब स्वयं, ये लिखा है स्वपरागण। पर परागण, स्वपरागण में आप देखिए यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, अभी बताया मैंने कि एक ही पौधा है उसके नर और मादा पुष्प के बीच। पर परागण, यह परागण एक ही जाति है लेकिन अलग अलग पौधे दो, उनके नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। बिल्कुल स्वपरागण वही होगा जहाँ पौधे में नर जननांग भी होंगे और मादा जननांग भी होंगे, तो द्विलिंगी होना आवश्यक है।
और इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागण के लिए पौधे के पुष्प का आकर्षक, बड़ा, सुंदर, मकरंद युक्त होना आवश्यक है। इतनी सब क्वालिटीज होगी तभी इस पे कोई कीट अट्रैक्ट होंगे और इसके लिए पौधे के पुष्प का आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, क्योंकि कोई वेस्ट ही नहीं होते इतने से टाइम में। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण इससे बने बीज संख्या में कम, हल्के एवं थोड़े से जो है मोटे होते हैं, छोटे होते हैं। इससे बने बीज संख्या में कम भी होंगे, हल्के भी होंगे और छोटे भी होंगे। और इससे बने बीज संख्या में अधिक भारी और बड़े होते हैं। बार बार स्वपरागण यदि होता है तो उससे बने पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं और इसमें जो है इससे बने पौधे सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। अब चूंकि स्वस्थ इसलिए क्योंकि इसमें जो है वेरिएशंस काफी होती है, इसलिए अब इसमें हमने 7वां पॉइंट हम देख लें कि इसमें विभिन्नता एवं विकास की संभावना कम रहती है। कोई वेरिएशन ही नहीं होगी स्वपरागण में, इसमें विभिन्नता भी होगी और विकास भी होगा। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण में, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब यदि आपको अंतर आए स्वपरागण पर परागण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आता है पर परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ व हानि लिखे। यह स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके लाभ व हानि लिखिए। अब आपको बता दिया मैंने, अंतर आपको यदि याद है तो आप ये लिख सकते हैं और यदि आपको क्वेश्चन याद है तो आप अंतर लिख सकते हैं। बात वही है कि स्वपरागण बताया इसमें कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसके लिए परागण के होने के लिए अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों लिंग जो है उपस्थित हो। इससे लाभ, परागकणों स्वपरागण से क्या होता है, परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है और ये क्रिया सहज भी होती है, सुलभ भी होती है। इससे बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। पुष्पों की को रंग, सुगंध एवं मकरंद स्त्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव बनने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वपरागण करना है। और जिन पुष्पों में पर परागण नहीं होता वो पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है। अब इनमें हानियां क्या है, क्योंकि इससे जो भी बीज बनते हैं वो संख्या में कम बनते हैं, हल्के बनते हैं, छोटे बनते हैं। परागण के उत्पाद उत्पन्न पौधों में अच्छे और स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधों के गुण होते हैं और इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल भी होते हैं, अस्वस्थ भी होते हैं। तो इस तरह से जो है हमने ये स्वपरागण देखा, ऐसे ही यहाँ पर परागण है। पर परागण की डेफिनेशन आपको पता है कि पौधों में पर परागण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम एक पौधे के परागकणों को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक ले जाता है और इन्हीं माध्यमों के आधार पर परागण का वर्गीकरण किया जाता है। वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब इससे भी लाभ और हानियां, पर परागण से तो लाभ होगा ही होगा ऑब्वियसली, इससे तो नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, इससे बने बीज जो होते हैं सुंदर, पौधे मजबूत स्वस्थ होते हैं, है ना, और इससे बीज संख्या में भी अधिक बनते हैं और इसके अलावा इससे बालियां मतलब जो फलियां होती है, फल होते हैं वो भी अधिक बनते हैं। विकास एवं अनुकूलन की संभावना भी इसमें बहुत अधिक होती है। और हानियां क्या है, हानियां पर परागण से ये है कि इससे वायु, जल तथा पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे माध्यम है। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता बिल्कुल अधिक चाहिए, क्योंकि छोटे होंगे तो वो जो है संख्या में कम होंगे, यदि तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे प्रॉपर। इस परागण से पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जो इसकी शुद्धता है वो तो प्योरिटी तो खत्म होगी, क्योंकि इसमें जो है ये दूसरे पुष्प के साथ संकरण की क्रिया कर रहा है। पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए जिससे जंतु इन पर आकर्षित होकर आए, परागण में मदद करें, पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। तो परागण में मदद भी करना पौधों को, इसके लिए बहुत सारे उपाय करना पड़ते हैं कि हम कैसे आकर्षक बने। तो चूंकि अभी मैंने आपको पुष्प पुष्प के विभिन्न भाग, इसकी कुछ लैंगिक जनन की टर्मिनोलॉजी और आपको स्वपरागण, पर परागण, परागण की परिभाषा और दोनों से लाभ और दोनों से हानियां, इतना सब मैंने आपको आज की इस क्लास में समझाया है। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको कॉपी में चाहे तो नोट भी करें और इसको लर्न भी करते जाएं। आगे की जो हमारी क्लास है उसमें आपको आगे का समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।